हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है वो है कि सूबे के बाहर के दामाद भी होंगे स्थानीय निवासी। अब ये न्यूज़ क्या है, अभी तक देखिए जो आप कह सकते हैं कि नियम था जम्मू कश्मीर का कि अगर कोई महिला या पुरुष किसी दूसरे राज्य में शादी करता है, जो जम्मू कश्मीर के बाहर किसी दूसरे राज्य में शादी करता है, तो उसे वहाँ पर ज़मीन खरीदने का या उस हक नहीं होगा और ना ही वहाँ का वो निवासी माना जाएगा। अब इस कानून को बदल दिया गया है और इस कानून के तहत अब अगर जो एक लड़की दूसरी जगह शादी करती है तो जो पुरुष होगा वो भी वहाँ का स्थानीय निवासी माना जाएगा। दूसरे प्रदेश में ब्याही जम्मू कश्मीर की बेटियों के पति भी आज़ादी के बाद पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निवासी यानी कि डोमिसाइल बनने का हक रखेंगे। यह योग्यता के अनुसार जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और जमीन जायदाद भी खरीद सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 के तहत डोमिसाइल प्रमाण नियमों में एक प्रावधान और जोड़ा है जो यह सुनिश्चित करता है कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल से शादी करने वाला कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुच्छेद 309 क्या है। देखिए, अनुच्छेद जो 309 है वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 संघ और राज्य विधानमंडल को उनकी सेवा में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लोक सेवकों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों के लिए बनाया गया है। कोई अधिनियम किसी भी मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अधिसूचना के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रयोग कर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 की धारा 15 के तहत दिए गए नियमों के तहत 7वां क्लॉज जोड़ा गया है। ये जो न्यूज़ हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसी की बात की जा रही है कि इसमें 7वां क्लॉज जोड़ा गया है और डोमिसाइल प्रमाण पत्र नियमों के इस 7वें क्लॉज में स्पाउस ऑफ डोमिसाइल की श्रेणी को जोड़ा गया है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि किस क्लॉज के तहत जो है वो डोमिसाइल अब जारी किए जाएंगे पुरुष को, तो वो 7वीं क्लॉज के तहत और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 के तहत इसमें जोड़ा जाएगा। इस बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्राप्त करने के प्रावधान अब 6 से बढ़कर 7 हो गए हैं। 7वें प्रावधान के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल युवक व युवती ने किसी अन्य राज्य में शादी की है, तो यह किसी गैर डोमिसाइल से शादी की है, तो वह जीवन साथी भी जम्मू कश्मीर का निवासी बनने का हकदार होगा। पहले क्या व्यवस्था थी ये जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले अनुच्छेद 370 और 35A लागू था। तब राज्य के डोमिसाइल धारक ही सूबे में नौकरी प्राप्त कर सकते थे, जमीन जायदाद खरीद सकते थे, मतदान कर सकते थे, अन्य लोग नहीं कर सकते थे। अगर राज्य की कोई महिला, चाहे वह डोमिसाइल ही क्यों ना हो, अन्य राज्य के किसी निवासी से शादी करती है तो उसका जम्मू कश्मीर की स्थानीय निवासी होने का हक समाप्त हो जाता था। उसके पति और बच्चों को जम्मू कश्मीर में जमीन जायदाद खरीदने या किसी सरकारी विभाग में नौकरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये एक अच्छा बदलाव माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि पेगासस मामले में अफसरों से पूछताछ कर सकती है संसदीय समिति। देखिए, पेगासस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति अगले हफ्ते गृह मंत्रालय समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति की 28 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इजराइल स्पाईवेयर जो है पेगासस के जरिए कई नेताओं, पत्रकारों और अन्य नामचीन लोगों के फोन टैप किए जाने का आरोप लगा है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कंसोर्टियम ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, दो केंद्रीय मंत्री, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और उनके साथ साथ लगभग 40 पत्रकार और उद्यमियों समेत कई नामचीन हस्तियों के फोन नंबर की सूची मिली है, जिससे पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक किया जाना था। हालांकि भारत सरकार और खुद पेगासस स्पाईवेयर बेचने वाली इजराइल कंपनी NSO ग्रुप ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को दो टूक जवाब दे सकता है भारत। देखिए, अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है, उसके बाद के जो हालात हैं उसमें रणनीतिक हितों पर संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो टेलीफोन पर बातचीत करी है ईरानी विदेश मंत्री के साथ, जो कि जवाद जरीफ हैं, उनके साथ बातचीत की है, उसमें ये बातें अब निकल कर आ रही हैं। बातचीत का मुख्य तौर पर अफगानिस्तान के हालात और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर केंद्रित रही है। दोनों नेताओं के बीच पिछले एक पखवाड़े में यह दूसरी वार्ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगले हफ्ते जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत आने वाले हैं, यह बातचीत तब हुई है। संकेत साफ है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान के साथ पिछले 3 वर्षों से अपने रिश्तों को लेकर उदासीन रहे भारत का रवैया बदलेगा। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार अपनी तेल कंपनियों को ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने की इजाज़त देने पर भी विचार कर रही है। यहाँ पर हम ईरान देश के बारे में जान लेते हैं कि देखिए, ईरान जो है वो जमुद्दीप के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित एक देश है। इसे सन 1935 1935 तक फारस नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है। यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा है। राजधानी तेहरान बताया गया है। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और मुद्रा है ईरानी रियाल। अब ईरान को लेकर अमेरिका के रवैये में नरमी आई है, लेकिन भारत के लिए फिलहाल अपने इस ऐतिहासिक मित्र देश के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नए सिरे से पटरी पर लाना अहम होगा। जानकारों का कहना है कि पहले ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात और अब विदेश मंत्री जरीफ से बातचीत का भारत ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। देखना होगा कि ईरान से क्रूड ऑयल खरीद पर भारत का कब फैसला आता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ पर आने से पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसके ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी नए राष्ट्रपति बने हैं ईरान के। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नई पीढ़ी की आकाश समेत 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना की ताकत को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने बुधवार को 2 स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इनमें से एक कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM और दूसरी सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल है। आधिकारिक बयान के मुताबिक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया था और इसने एक टैंक की नकल कर रहे लक्ष्य को सफलतापूर्वक दागा। इसे मनुष्य द्वारा ढो सकने वाले ट्राइपॉड से दागा गया। डीआरडीओ ने बताया कि MPATGM ने सीधे हमले मोड में लक्ष्य को भेदा और उसे सटीक तरीके से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, चीन का टेक्सटाइल आइटम अमेरिका में प्रतिबंधित, भारतीय निर्यातकों के लिए मौका। देखिए, चीन के सिंजियांग के कॉटन से बने टेक्सटाइल व अपैरल उत्पाद पर अमेरिका में प्रतिबंध से भारतीय निर्यातकों को फायदा मिल सकता है। टेक्सटाइल निर्यातकों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें वियतनाम और बांग्लादेश से कड़ा मुकाबला करना होगा। हालांकि
हाल ही में गारमेंट निर्यात के लिए रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवी स्कीम को फिर से शुरू करने से निर्यातकों को इसका फायदा मिल सकता है। चीन का 80% कॉटन उत्पादन सिंजियांग में होता है। निर्यातकों के मुताबिक अमेरिका के टेक्सटाइल व अपैरल बाजार में चीन की हिस्सेदारी लगभग 30% है। अमेरिका सालाना लगभग 110 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए मूल्य का टेक्सटाइल व अपैरल आयात करता है। ऐसे में भारत चीन की 5% हिस्सेदारी भी अपनी तरफ लाने में कामयाब होता है तो यहाँ के निर्यात में 2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। सिंजियांग में कॉटन से बने सभी उत्पादों को अमेरिका में प्रतिबंध लगने से भारत को निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। इसका असर दिखने भी लगा है। अमेरिका से भारतीय अपैरल निर्यातकों के पास कई ऑर्डर मिल रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े गारमेंट ब्रांड भारतीय निर्यातकों से संपर्क कर रहे हैं। गारमेंट निर्यात एवं अपैरल एक्सपोर्ट काउंसिल ने नॉर्दर्न चेयरमैन ललित ठाकुर ने बताया कि चीन इन दिनों भारत से भारी मात्रा में कॉटन और यार्न का आयात कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उस पर अब दोगुनी तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि जब भाजपा गवर्नमेंट केंद्र में आई थी तो उन्होंने बोला था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन अब इस लक्ष्य को अगर पाना है तो काफ़ी कुछ करना होगा, क्योंकि 1 साल का ही अब समय इसमें बचा है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए 1 वर्ष का समय और बचा है, लेकिन लक्ष्य अभी दूर है। कोरोना काल की इन विकट परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर रहा है। इसके बावजूद यह अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं। इनमें खेती की लागत में कमी लाने और उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। खेती में पैदावार के साथ आय बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया गया है। कृषि कानूनों पर बढ़े विवाद से भी किसानों की डबल इनकम की मंजिल दूर हुई है। 2016-17 के आम बजट में सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए उनकी आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। किसानों की आमदनी के लिए वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुमान के लक्ष्य को लक्षित किया गया था। उसके मुताबिक 2015-16 में मूल्यों के आधार पर किसानों की प्रति वर्ष औसत आमदनी 96,703 रुपये आंकी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है कि एक देश दो विधान वाले हालात, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। देखिए, आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे एक ही देश में दो विधान काम करते हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं जैसे केरल में हुआ कि बकरीद को लेकर 3 दिन 18, 19 और 20 को छूट दी गई थी। फिर हुआ कि वहाँ पर सांप्रदायिकता ना फैले, इसलिए वहाँ पर एक मंदिर में भी एक दिन दर्शन की छूट दी गई ताकि बैलेंसिंग बना रहे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में ना मंदिर खुल रहे हैं, ना मस्जिद खुल रहे हैं, न चर्च, कुछ भी नहीं ओपन हो रहा है। तब फिर कांवड़ियों को यात्रा की छूट क्यों दी गई, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब इस पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस आर्टिकल में इसी की व्याख्या की गई है। क्या हमारे देश में दो विधान हैं, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा बाकी पंथों के मानने के लिए? यह सवाल देश की बहुसंख्य आबादी के मन में बार बार उठता है। यह धारणा किसी नेता के कहने से नहीं, अदालतों और सरकार के समय समय पर किए गए निर्णयों और कामों से बनती है। नेता उसके बाद आते हैं। ताजा संदर्भ में देश की सर्वोच्च न्यायालय के रवैये का है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर एक रुख और केरल में बकरीद पर बाजार खोलने के केरल सरकार के फैसले को लेकर दूसरा रुख, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। अब तीसरी लहर के आने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार और अदालतें इस बात की चिंता करें कि ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा ना हो और कोविड प्रोटोकॉल का पालन
हो, इसका स्वागत होना चाहिए। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया तो अच्छा लगा, लेकिन शायद राज्य सरकार को खतरे की परवाह नहीं है। केरल में इस समय कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस हैं। वहां संक्रमण की दर 10% और उत्तर प्रदेश में 0.2% है। केरल में रोज 10,000 मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 100 भी नहीं आ रहे हैं। पूरे देश को उम्मीद थी कि बस अभी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और केरल सरकार को रोकेगा। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सारे तथ्य रखे। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा, जो सोमवार देर रात आया। कहा गया कि व्यापारियों के दबाव में आदेश दिया गया था। सवाल है कि फिर सबरीमाला में दर्शन की छूट क्यों दी गई, जो मैंने बताया था कि मंदिर में छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को सरकार को लताड़ लगाई और आदेश रद्द करने के लिए कहा। अभी कहा नहीं है, लेकिन संभवतः आदेश रद्द हो गया था। ऐसा बार बार क्यों होता है कि अदालतें हिंदू त्योहार के प्रति एक रवैया अपनाती हैं और दूसरे त्योहारों के प्रति दूसरा? इसी से लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या देश में दो विधान है? यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है? एक ही कानून की जो व्याख्या हिंदुओं के मामले में प्रस्तुत की जाती है, वह दूसरे पंथों के मामले में बदल जाती है। ऐसा लगता है कि कानून के व्याख्यार भी अपने को सेक्युलर कहने वाले दलों की ही तरह सोचते हैं। ये दल और उनके नेता हिंदुओं के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। कभी भगवा आतंकवाद तो कभी सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक के जरिए कहा जाता है। हिंदुओं के मन में अपने धर्म के प्रति एक तरह की उदासीनता का भाव है। उन्हें जाति चले जाने का जैसा डर होता है, वैसा धर्म के चले जाने का नहीं होता। जाति से लगाव है और ज़्यादा लगाव लगता है, और धर्म सामाजिकता दिखती है उन्हें। इसलिए वह समाज सरकार से लेकर न्यायालय तक ज़्यादा प्रभावी है। इसलिए अदालत भी उनके बारे में किसी विषय पर विचार करते हुए यह तसल्ली कर लेना चाहती है कि इस मुद्दे पर शरिया या इस्लाम में क्या कहा गया है। भाजपा को हिंदूवादी कहा जाता है। उसका मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संस्कृति की बात करता है। संघ हिंदू संस्कृति बोलने से बचता है। दरअसल हिंदू या सनातन संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, यह कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जा सकता है। भाजपा को भी वोट हिंदू के नाम पर ही मिलता है। उसे भी चुनावी विस्तार पर जातियों का गणित बिठाना पड़ता है। धर्म आत्मा है और राजनीतिक शरीर। यह बात जब तक सनातन धर्म को मानने वालों को समझ में नहीं आएगी, तब तक ये पिटते और पिछड़ते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है बंगाल पुलिस के पतन की पराकाष्ठा। देखिए, बार बार ये आर्टिकल डिस्कस कराया गया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। वहाँ के उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था और तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। तो उसी पर यह आर्टिकल है। हालांकि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। पुलिस प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ है, किंतु अगर वही रीढ़ रोगग्रस्त हो जाए तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था का क्या होगा? बस वही जो आज बंगाल में हो रहा है। देश में कानून का राज है। कानून बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान है। पर बंगाल में जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, समर्थन किया था, उनके साथ सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता बेखौफ होकर कुछ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे देशद्रोही हों। शर्मनाक यह है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कई मामलों में तो यह अराजकता फैलाने वाले गुंडों का ही साथ दे रही है। इसलिए मानवाधिकार आयोग को यह कहना पड़ा कि बंगाल में कानून नहीं, शासकों का कानून चल रहा है। बंगाल में पुलिस का पतन 30 से 35 साल पहले तब प्रारंभ हुआ था, जब राज्य में वामपंथियों की पकड़ मजबूत हुई थी और वे सत्ता में आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक मजबूत कैडर खड़ा किया और जिले में पार्टी सचिव के पद को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। प्रारंभ में पार्टी सचिव पुलिस अधीक्षक से समय लेकर मिलते थे और समस्याएं रखते थे, परंतु बाद में उन्हें ही अपने पास बुलाने लगे। बात और आगे बढ़ी तो जब नया पुलिस अधीक्षक किसी जिले में जाता था तो उसे पहले से ही सिर्फ 3 या 4 लोगों के नाम बता दिए जाते थे जिनसे वह स्वयं जाकर मिले। इससे पार्टी पदाधिकारी बहुत मजबूत हुए। वे पुलिस से जो चाहे करवा लेते थे।
बंगाल गई मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी जांच में तमाम शिकायतों को सही पाया और वह सिफारिश की कि हत्या, दुष्कर्म और मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। परंतु मुख्यमंत्री ने आदेश की रिपोर्ट को ही दरकिनार कर दिया है। आखिर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और कानून के राज का मतलब क्या है? पुलिस और प्रशासन का कार्य क्या है? देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को देश के संघीय ढांचे के लिए स्टील फ्रेम कहा था और एक अरसे से कहा जा रहा है कि अब स्टील में जंग लग रही है। अखिल भारतीय सेवाओं का स्टील फ्रेम स्वरूप बनाए रखना केंद्र का दायित्व है। उसे हर हाल में इस दायित्व का पालन करना होगा, चाहे नियमावली बदलनी पड़े। आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा इस संबंध में दायर की गई जनहित याचिका का उद्देश्य यही था कि पुलिस का पतन रुके। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सितंबर 2006 में दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि वे पुलिस को हमेशा अपनी पार्टी का मानकर चलती है। कानून का राज समाज में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाता है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है शरारत भरे आरोप। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। न्यूज है, नॉर्वे की संसद पर साइबर अटैक के मामले में चीन के राजदूत तलब। नॉर्वे के विदेश मंत्री इने एरिक्सन ने मंत्रालय को सूचित किया कि देश की संसद पर साइबर हमला को लेकर चीन के राजदूत को तलब किया गया है। 10 मार्च को स्टोरिंग, नॉर्वे की संसद जिसे बोलते हैं, ने बताया कि उसकी ईमेल प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सॉफ्टवेयर की नाजुक सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। विदेश मंत्रालय ने एरिक्सन के हवाले से कहा है कि सभी साइबर ऑपरेशन विभिन्न तरह के निशान छोड़ते हैं और तब अन्य बातों के अलावा हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसका आकलन करती हैं और उसकी सूचनाएं जुटाती हैं। उसी सूचना के आधार पर सरकार ने एक आकलन किया है कि वह हमला चीन से किया गया था। तो ये आज का यानी 22 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।